नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑडिट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यारो ये जो चैप्टर है एग्जाम में आता है 10 to 12 मार्क्स का। मतलब यदि आप आईसीआई ने जो वेटेज दिया है उसके एंगल से देखें तो भी 10 से 12 नंबर का आता है। और आप चाहो तो लास्ट जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उनके आप एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आ रहा है। सर इतना छोटू सा चैप्टर अगर आपको 10 से 12 नंबर का पूछा जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है कि हम यहाँ से स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक बात है सर। तो चैप्टर का नाम क्या है सर? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो पहले ऐसा समझ लो आप, देखो क्या होता है जब हम ऑडिट करते हैं। देखो यार, लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए पहले एक अच्छी प्लानिंग करना चाहिए ताकि वो काम हम अच्छे से कर पाएं। अगर आप बिना प्लानिंग की कोई भी काम करोगे तो शायद आप उसे उतना एफिशिएंटली, उतना इफेक्टिवली कर ही नहीं पाओगे, है ना? तो ये तो नॉर्मली आप जानते हैं। अब क्या होता है जब हम ऑडिट करते हैं तो एक तो हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम कैसा क्या ऑडिट करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गई ओवरऑल। ओवरऑल ऑडिट हम कैसे करने वाले हैं उसके लिए हम एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर क्या होता है, अब जब आप ऑडिट करने जाओगे तो वहां पर बहुत सारे एरियाज दिखेंगे भाई, चाहे वो कभी परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो असेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज हो, या फिर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के एंगल से आप देख लो। किसी भी तरीके से अलग अलग एरिया में आप पूरे ऑडिट को बांटते हो। तो आप क्या कर सकते हो सकता है कि इस एरिया के लिए अलग एक ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, इस एरिया के लिए अलग से एक ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हो। हर एक एरिया के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब समझ रहे हो कि आप स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये बहुत डिटेल में होता है। प्रोग्राम जो होता है वो बहुत डिटेल में होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन तक लिखे होते हैं कि कोई चीज़ कैसे चेक करना है, क्या करना है, सब लिखा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बनाना है क्या, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की पूरा ऑडिट कैसे हमें ओवरऑल संभालना है, कब तक ऑडिट खत्म करना है, कब तक रिपोर्ट देना है, जो भी है। इसके बाद जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनके लिए आप छोटे छोटे ऑडिट प्रोग्राम्स बनाते हो। ठीक है। तो आपको दो वर्ड समझ में आ गए। तीसरा वर्ड आपने जो सुनने में आएगा आपके वो होगा ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान तो ये अलग से कुछ नहीं है, आप यूँ समझ लो कि ये जो प्रोग्राम्स आप बहुत सारे बनाते हो अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज के लिए, तो इन पूरे ओवरऑल जो टोटल प्रोग्राम्स उनको आप एक नाम दे सकते हो, ओवरऑल ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट प्लान। ठीक है। तो नॉर्मली ये तीन वर्ड जो आपको सुनने मिलने वाले हैं वो ये हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी बड़े बड़े लोग मिलकर बनाएंगे, उसमें आप यूँ समझ लो कि आ, वो उसमें कंटेंट भी कम लिखा होगा। आप ऐसे समझ लो कि यार स्ट्रेटजी में अपन बहुत डिटेल में जाकर छोटी छोटी चीज़ों को कवर नहीं करते हैं जैसे कि प्रोग्राम में करते हैं, है ना? तो पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं फिर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बहुत डिटेल्ड होते हैं, स्ट्रेटजी कभी उतनी डिटेल्ड नहीं होती है ना? और छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं, ओवरऑल ऑडिट प्लान। राइट। चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि जो प्लानिंग है वो क्यों नेसेसरी है। जो प्लानिंग है वो क्यों नेसेसरी है, या यूं समझो कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए सारे बच्चे हो जाएंगे अलर्ट। राइट। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो आप इंपॉर्टेंट एरियाज पर अटेंशन दे पाओगे, ध्यान दे पाओगे। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान दे पाओगे अगर प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देते चले जाओगे तो क्या मतलब निकलेगा, टाइम बहुत सारा लग जाएगा, कॉस्ट बहुत सारी लग जाएगी, है ना? सो इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान चला जाएगा, टाइमली रिजॉल्व हो जाएंगी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जो भी ऑडिट के दौरान प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर प्लानिंग अच्छे से करोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स टाइमली रिजॉल्व हो जाएंगी। एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन आप कर पाओगे विथ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू रिस्पॉन्ड टू एंटीसिपेटेड रिस्क। अब आप क्या करोगे, आप नॉर्मली आइडिया लगा लोगे कि यार इस ऑडिट में जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरियाज में रिस्क हो सकती है। तो अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे ना तो जो वो रिस्की एरियाज है ना उसमें किस टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब आप प्लानिंग में डिसाइड कर पाओगे। तो वो जो रिस्की एरियाज है ना उनको अगर एक्सपीरियंस लोग डील करेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें चेक हो जाएंगी। राइट। तो एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। किस हिसाब से ईजी हो जाता है कि जहाँ रिस्क है ना, जहाँ जहाँ रिस्क है वहाँ पर हम उस हिसाब से जो कैपेबल और कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको हम अलॉट कर देंगे वो वाले काम, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू कर पाएंगे हम, इसमें भी हेल्प मिलेगी। सर इसमें कैसे हेल्प मिलेगी यार,
ऑडिट प्लानिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर लिख देंगे ना, कौन किसको डायरेक्ट करेगा, कौन किसके काम को रिव्यू करेगा, कब रिव्यू करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू मतलब आप DSR बोल सकते हो, ये भी ईजी हो जाता है। देखो यार, हर चीज़ को राइटिंग में करते हो तो बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है, बहुत क्लैरिटी के साथ वो लिखा जाता है ना। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट। अगर मान लो तुम ऑडिट कर रहे हो और उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको तुम नहीं करने वाले हो बल्कि किसी एक्सपर्ट से करवाने वाले हो, एक्सपर्ट की हेल्प लेने वाले हो, तो उससे भी तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा ना। उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो किससे बार बार बीच में कम्युनिकेशन करेगा, कब तक उसको रिपोर्ट देनी है। तो ये सब कम्युनिकेशन पहले ही प्लानिंग में लिख लिया जाएगा कि एक्सपर्ट भाई आपको कुछ दिक्कत हो तो ये फलाना पार्टनर को आप कॉल कर लेना या मिल लेना इनसे, है ना। और फाइनली अगर इतना सब करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट हो जाएगा। सिंपल है यार, अगर प्लानिंग अच्छी करोगे तो कोई भी काम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगा। कितने फायदे हैं, 7। इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान चला जाएगा, पोटेंशियल प्रॉब्लम टाइमली रिजॉल्व हो जाएंगी, एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा फॉर रिस्की एरियाज। फिर एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू कर पाओगे आप, एंगेजमेंट टीम के काम को आप क्या कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे, सुपरवाइज कर पाओगे, है ना, और उनको डायरेक्ट कर पाओगे। फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा बहुत अच्छे से, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी पहली हेडिंग खत्म। सेकंड में क्या है सर, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रेदर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो सर जो प्लानिंग है वो कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है। तो कैसा फेज है सर, वो एक कंटिन्यूअस फेज है, इटरेटिव फेज है, रिपीट होने वाला फेज है। वो ऐसा वन टाइम वाला फेज नहीं है कि एक बार हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है सर, प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट का कोई डिस्टिंक्ट या सेपरेट फेज नहीं है। तो कैसा है सर, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक रिपीटेटिव प्रोसेस है ये। मतलब एक तो प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी, प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी एक चीज़, और रिपीट होती रहेगी। मतलब इस ऑडिट की प्लानिंग हुई, फिर अगले ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसके अगले ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो मतलब हमेशा भी चलती रहेगी और रिपीट होती रहेगी। तो ऐसा कोई सेपरेट या डिस्टिंक्ट फेस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव प्रोसेस है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है यार, 12 नंबर का चैप्टर है, जरा सी हेडिंग्स हैं तो वो तो हर हेडिंग पर ही क्वेश्चन आ चुका है ना। आगे लिखा है सर, आपने बोल तो दिया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऑडिट की जो प्लानिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कि कैसे कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव प्रोसेस है। तो बोले ऑडिट प्लानिंग कब स्टार्ट होती है, कब बिगिन होती है, कब स्टार्ट होती है, कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। पुराना ऑडिट खत्म हुआ तो नए ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही पुराना ऑडिट खत्म हुआ नए ऑडिट की प्लानिंग शुरू हो गई, डन। और कब तक चलती रहेगी, कंप्लीट अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। तो पुराना ऑडिट खत्म हुआ, यहां से प्लानिंग शुरू हो गई, अब जब तक ये मेरा ऑडिट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहेगी, और जैसे ही खत्म हुई तो नई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ऑडिट प्लानिंग हमेशा चल रही है और रिपीटेटिवली चल रही है ना, ऐसा। तो कब शुरू होती है बताओ, पुराना ऑडिट खत्म तो नए ऑडिट की प्लानिंग शुरू, और कब तक चलती रहेगी, जब तक ये ऑडिट खत्म नहीं हो जाता है, राइट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या लिखा है सर, प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। अब कुछ अन्य कुछ बातें बताई हैं इन्होंने। कहा है कि जो प्लानिंग है ना, एक तो पहले उन्होंने ये बता दिया कि डिस्टिंक्ट फेस नहीं है बल्कि कैसा है, एक कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव प्रोसेस है। फिर उन्होंने बता दिया कि कब शुरू होता है और कब खत्म होती है ये, है ना। ठीक है सर, अब क्या लिखा है सर कि कौन कौन से मैटर आपको कंसिडर करना है बिफोर अप्लाइंग फैप। तो ये तो मैंने आपके याद रखने के एंगल से बोल दिया है, मेन आपको फोकस काय पे करना है जो मैं अब पढ़ रहा हूँ। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फैप। क्या मतलब हुआ, आप बताओ। ऑडिट प्रोसीजर में दो टाइप की ऑडिट प्रोसीजर होती है, एक तो होता है रैप, एक होता है फैप, होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले आपको कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है उनको प्लानिंग में इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, पगले हैं, ये रैप के बारे में बोलना चाहते हैं पर डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्लानिंग के अंदर हमें वो सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं, वो सारी ऑडिट प्रोसीजर, वो सारी ऑडिट एक्टिविटीज़, वो सब कंसिडर करना पड़ता है जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले करना है। मतलब आप रैप की बात कर रहे हो,
तो हाँ सर, क्लियर है, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, वो प्लानिंग का ही पार्ट है, प्लानिंग में ही आता है रैप, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में तो आप उनकी प्रीमाइसेस पर जा चुके होते हो और ऑडिट स्टार्ट कर चुके होते हो, है ना। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि ऑडिट स्टार्ट करने के पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना है, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, ये सब प्लानिंग में आता है। तो हाँ, ऑब्वियसली प्लानिंग तो कोई काम स्टार्ट करने के पहले ही करते हैं ना, ठीक है। तो प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फैब। हमें डिसाइड करना होता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर हमें कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रैप, ठीक है। और क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप। देखो सिंपल शब्दों में रैप की बात चल रही है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है हमें, अपने बात की ना कि कौन कौन सी प्रोसीजर लगाना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले कौन कौन सी प्रोसीजर लगाना है, ये सब प्लानिंग में आता है। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले क्या लगाना है, रैप लगाना है, ये तो क्लियर कट लिखा है। फिर रैप लगाने के लिए कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, सर कौन सी का क्या मतलब है, एनालिटिकल प्रोसीजर की बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस है या रीजनेबल टेस्ट है अपन बोल सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं ना, या रेशियो एनालिसिस हो सकता है, बहुत सारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो कौन सी एनालिटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर रैप के रूप में यूज़ करना है। फिर अदर रैप जो परफॉर्म करना है, फिर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। सोचो बेटा, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं देखा जाए तो, कि प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें आप करोगे, प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें करोगे। तो प्लानिंग में आप एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसको दो तरीके से लिख दिया। दूसरा, आप मटेरियलिटी डिसाइड करोगे, प्लानिंग में मटेरियलिटी डिसाइड करोगे तभी तो आके जाके उस मटेरियलिटी का यूज़ करोगे ना। प्लानिंग में डिसाइड कर लिया कि यार 2 लाख रुपए मटेरियल है, तो उससे ज़्यादा का अगर मतलब फिर जब ऑडिट करेंगे तो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट हम सारे चेक करेंगे, यही ना, ठीक है। और क्या करेंगे प्लानिंग में, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एंटिटी का लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम समझेंगे, कौन कौन से नियम कानून के ऊपर अप्लाई होते हैं, कैसे एंटिटी उसको कंप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर क्या एक्सपर्ट लगेगा क्या, ये सब चीज़ें हमें प्लानिंग में ही तो सोचनी होती है। तो बेटा ये थोड़ा सा भारी सा लगता है, एग्जाम में आ चुका है ना। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें कवर है बेटा, बताओ कितनी चीज़ें कवर हैं, 3 चीज़ें कवर हैं, कौन कौन सी। पहली बात, प्लानिंग एक डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट फेज नहीं है, बल्कि कंटिन्यूस और रिपीटेटिव प्रोसेस है। दूसरा, ये कब शुरू होता है, पुराने ऑडिट प्रीवियस ऑडिट के खत्म होने पर शुरू होता है और करंट ऑडिट के खत्म होने तक ये चलता रहता है, और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है। फिर कौन कौन सी चीज़ें प्लानिंग के अंदर कंसिडर की जाएंगी, उनके एग्जाम्पल दिए गए। सिंपल बोलूँ तो यही है, उन्होंने उसको इस एंगल से बोला कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करना है, ये प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं, तो उसी के एग्जाम्पल दिए। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले एक तो रैप लगाते हैं, तो एक को अदर रैप नाम दे दिया, एक को बोल दिया कि रैप के अंदर कौन कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। एक डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी भी डिसाइड हो जाती है प्लानिंग में। फिर उन पर कौन से नियम कानून अप्लाई होते हैं, कैसे वो लोग उसको कंप्लाई कर रहे हैं, है ना। और क्या एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें पूरे ऑडिट के दौरान, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं। अब सर एक और बात है कि सर इसके अलावा कुछ और नहीं आता क्या प्लानिंग, अरे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आप प्लानिंग में नॉर्मली क्या क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी यहाँ पर सेकंड हेडिंग फिनिश। थर्ड आता है, जरा सी हेडिंग में क्या लिखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट। क्या मतलब हुआ, जब आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसमें किन लोगों को बिठाएंगे, ओबियसली जो हमारी टीम के की मेंबर्स हैं उन सबको हम बिठाएंगे। हाँ सर, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी। प्लानिंग जो है आपकी वो और इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ हो पाएगी। यार ओबियसली अगर खास खास मेंबर जो एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा नॉलेज है, अगर वो सब इसमें बैठेंगे तो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे से प्लानिंग हो जाएगी अपनी, तो है ना ऐसा। तो इसको सी कैटेगरी बोला है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वन लाइनर टाइप की बात है ये, तो है ना। फिर क्या लिखा है, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट। क्या हमें अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी है, तो हाँ आपको डिस्कस करनी है, लेकिन ध्यान रहे आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस अफेक्ट ना हो, है ना। सो व्हेन डिस्कसिंग मैटर्स इंक्लूडेड इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे ऑडिट प्लान के बारे में, ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आपको क्या करना है, केयर इज रिक्वायर्ड, आपको ध्यान रखना है, इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। ये सब एमसीक्यू में पूछी जाती छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना। कि क्या सर मैनेजमेंट से प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ऑडिट की प्लानिंग डिस्कस कर क्या हम मैनेजमेंट से ऑडिट की प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं,
आंसर इज यस, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस अफेक्ट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो छोटी छोटी बातें खत्म हुई। फिर प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, दो एलिमेंट आते हैं प्लानिंग में। एक आता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब कोई ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना है, या स्टार्ट करने की स्टार्ट में क्या क्या करना है। कोई एंगेजमेंट को मतलब कोई ऑडिट एंगेजमेंट है तो उस ऑडिट को स्टार्ट करने की शुरुआत में आपको क्या क्या करना है, ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप देखो ये जो बी पार्ट है प्लानिंग एक्टिविटीज में लिखा है, प्लानिंग में क्या क्या आता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और एक प्लान डेवलप करना। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि प्लानिंग में क्या क्या आता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना प्लस ऑडिट प्लान डेवलप करना। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस में देखा जाए तो दो चीजें आ रही हैं, एक तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज। और प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और ऑडिट प्लान बनाना। सर इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, जनरल बता रहा हूँ। बुक्स में लिखा है कि किसके अंदर क्या आ रहा है तो उस हिसाब से बताए, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है सर आगे, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है। तो एंगेजमेंट के स्टार्ट में जो आप एक्टिविटीज करोगे वो होती है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जैसा नाम वैसा मीनिंग। तो सर वो इसके अंदर क्या क्या आता है, सर तीन चीजें आती हैं। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, हमें इस ऑडिट को कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है, बताओ यारो। तो ऑडिट जब या कोई एंगेजमेंट हमारे पास आता है तो हमें एक्सेप्ट करना है नहीं करना, ये सब तो हम शुरू में ही सोचेंगे ना, या फिर ऑलरेडी हम उस कंपनी का या एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो ये तो स्टार्ट में ही सोचेंगे ना, इसलिए किसका पार्ट है ये, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। दूसरा, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, जब कोई एंगेजमेंट आएगा तो मुझे ये भी तो सोचना है कि क्या मेरी टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, नहीं कर रही होगी तो वैसे भी हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना। और फाइनली स्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो अगर मान लो हमें हमारी टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है और मान लो हमने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, मतलब हमें इस बार भी ऑडिट करना है, अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। पढ़ा था ना ऐसे 210 में कि आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करनी पड़ेंगी, मतलब ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, एक एंगेजमेंट लेटर बनाया जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैनेजमेंट ऑडिटर की शर्तों पर ऑडिट करवाने के लिए तैयार होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो बताओ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कितनी चीज़ें आती हैं यारो, तीन चीज़ें। बताओ कौन कौन सी तीन चीज़ें आती हैं। एक तो ये डिसाइड करना कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, यहाँ पर केवल कॉन्टिन्यूस वर्ड लिखा है, आप अंदर पढ़ोगे तो पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा ये चेक करना कि क्या हमारी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। और तीसरा एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बोलो क्लियर है क्या ये। हाँ सर। आगे क्या लिखा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आगे लिखा है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग, अब हमें क्या करना है, ये एक एक पॉइंट की डिटेल पढ़ना है। देखो यार अब 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है कि केवल ये पॉइंट नंबर 1 पर क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर का, है ना। तो परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस लिखा है। तो बोली प्रोसीजर तो परफॉर्म करना है, पर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अरे कोई एंगेजमेंट आया तो उसको एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, उसको कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, तो इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, देखो बहुत आसान है। इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर, इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर ये हमने एसक्यूसी 1 में भी पढ़ा हुआ है। जो हमारे पास ऑडिट लेकर आया है, क्या वो लोगों के अंदर इंटेग्रिटी है कि नहीं है, वो लोग ऑनेस्ट है कि नहीं है। अगर वो घटिया लोग हैं तो हमें उनका ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ही प्रोसीजर कौन सी अप्लाई करनी है, इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स हमें चेक करनी है। ठीक है, दूसरा में क्या करना है, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम चेक करना है, क्या हमारी टीम कैपेबल है सामने वाले का ऑडिट करने के लिए। पता चला हमारी टीम वालों को वो चीज़ें नहीं आती हैं जो इस पर्टिकुलर ऑडिट में करनी है, तो मना कर दो यार, मत करो ऐसा ऑडिट जिसमें आपकी टीम करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर ना हो, अगर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तो क्यों ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट करना, है ना। फिर implications ऑफ मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि यार ये ऑडिट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो आप एक काम करो ना,
अब पुराने ऑडिट्स में जो मैटर अराइज हुए हैं, जो इश्यूज अराइज हुए हैं, उनको भी कंसिडर करो ना। और सही भी तो है यार। एक बात बताओ, लास्ट ईयर जब मैं ऑडिट कर रहा था तो आपने मुझे बहुत परेशान करा, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में, ऑडिट को ढंग से करने में आपने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करा। तो इस बार कंटिन्यू करना चाहूंगा क्या? मैं नहीं चाहूंगा, है ना। ठीक है, तो बताओ परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस में कितनी बातें हैं? 3 बातें। ये मोस्ट टाइम भी है ना, इस पर देखो ए लगाया मैंने। 3 बातें हैं। पहली बात, सामने वाले लोग कैसे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स। दूसरी बात क्या है, क्या हमारी, देखो ये तो सामने वाले में केवल एक ही चीज देखना है। दूसरे में क्या लिखा है, क्या हमारी टीम, क्या हम कैपेबल हैं। तीसरी बात, उन मैटर्स को भी कंसिडर करना है जो पिछले या करंट ऑडिट में हमें मिले हैं, है ना, उनको भी कंसिडर करना है। उनसे भी आप डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी आपको कि आपको ये वाला ऑडिट एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसमें मैंने लिखा है ग्रीन पेन से, ऑल्सो रिफर SQC1। वहां पर थर्ड पॉइंट कुछ और है। तो SQC1 में आप इसी सिचुएशन में जब आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि कंप्लायंस ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब ये वाला पॉइंट वहां पर नहीं है, ये थर्ड वाला। इसकी जगह पर क्या है, कंप्लायंस ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। तो वो आप एक बार देख लेना, है ना। बाकी का दोनों पॉइंट सेम है। फिर क्या लिखा है, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो क्या लिखा है सर, ऑडिटर्स, रुको ना, इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब मुझे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में ये भी चेक करना है, ये भी देखना है कि क्या मेरी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है सर, ऑडिटर शैल कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ऑडिटर हमेशा ये इवेल्युएट करता रहेगा कि मेरी टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है सर, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो उस ऑडिट को लीड कर रहा होगा, वो अलर्ट रहेगा कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है किसी एथिकल रिक्वायरमेंट का। ठीक है सर, इन केस अगर उसको कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है तो वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगा। ठीक है, ये सब बातें अपन SQC1 में पढ़ चुके हैं यार, हर जगह यही लिखना होता है। ठीक है, और क्या लिखा है, फॉर इवेल्युएटिंग नॉन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एंगेजमेंट पार्टनर शैल। अब यार कोई नॉन कंप्लायंस इंडिपेंडेंस का नॉन कंप्लायंस हुआ है, अब मुझे इवेल्युएट करना है कि नॉन कंप्लायंस भारी है क्या, बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है क्या, उसको इवेल्युएट करना है मुझे। तो क्या करूंगा मैं, वो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले ना मैं उस रिगार्डिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा, ये आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करने के लिए कि क्या इससे कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है इंडिपेंडेंस के लिए। तो सिंपल है, अगर मुझे कोई नॉन कंप्लायंस का डाउट होता है कि यार मुझे लग रहा है कि यार ये नॉन कंप्लायंस दिख रहा है, शायद यहाँ इंडिपेंडेंस रिड्यूस हो रहा है, इंडिपेंडेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, पहला काम क्या है, मैं इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा उसी के रिगार्डिंग, जो मैटर मुझे पता चला है ना उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा, ये आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करने के लिए कि क्या ये सिचुएशन थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रही है, ऐसा। दूसरा, इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस विथ फर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसीज। अच्छा, मैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑब्टेन करी है ना, जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑब्टेन करी है कि मान लो कहीं पर भी कोई ब्रीच हो रहा था, मतलब किसी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को ब्रीच किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी है उसको मैं क्या करूंगा, अब इवेल्युएट करूंगा। ठीक है, और उसको कंपेयर करूंगा फर्म की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो पॉलिसी प्रोसीजर है उससे कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि क्या ये सच्ची में भी थ्रेट क्रिएट कर रहा है फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड फाइनली क्या लिखा है, मैं एक अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा टू एलिमिनेट सच थ्रेट और टू रिड्यूस सच थ्रेट बाय अप्लाइंग सेफगार्ड, और इफ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, अगर मान लो मैं थ्रेट को रिड्यूस भी नहीं कर पा रहा हूँ, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऑडिट एंगेजमेंट से विड्रॉ करने का भी प्लान कर सकता हूँ, अगर ऐसा लॉ और रेगुलेशन में परमिटेड होगा तो इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बताओ क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो ऑडिटर होगा वो देखेगा कि क्या हमारी टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात क्या करेंगे सर, हम एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का। ठीक है सर, और एक्शन भी लेंगे अगर मान लो हमें लगता है कि कहीं नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो। फिर अलग से लिखा है कि अगर कहीं पर नॉन कंप्लायंस दिखता है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको उस नॉन कंप्लायंस को इवेल्युएट करना है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना है उस नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग, फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है और उसको मैच करना है फर्म की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं उससे।
उससे कंपेयर करना है और देखना है कि क्या वाकई में, क्या सच्ची में भी ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है। और मान लो अगर आंसर आता है कि हाँ ये थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है, तो क्या करो, अप्रोप्रिएट एक्शन लो। अप्रोप्रिएट एक्शन लो मतलब या तो उस थ्रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करो, या उस थ्रेट को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, या फिर उस ऑडिट से ही विड्रॉ कर लो अगर परमिटेड है लॉ के अंदर तो। बोलो यारो, क्या यहाँ तक समझ में आया? एक मिनट, चलो फिर इसमें आगे क्या लिखा है, स्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये तो बहुत ही जनरल है। इसमें क्या बताया है कि भाई ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक क्या होता है, एक एंगेजमेंट लेटर तैयार किया जाता है, जो ऑडिटर तैयार करता है, क्लाइंट से साइन करा लेता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पूरा करोगे, इनके हिसाब से चलोगे तो ही मैं आपको ऑडिटर बनने के लिए अग्री हूँ या तैयार हूँ, है ना। तो इसमें लिखा है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड ऑडिटर। ये भी 210 में हमने पढ़ा है, दोनों के हित में होता है, दोनों के इंटरेस्ट में होता है। भाई कल के दिन लड़ाई झगड़े हों, कन्फ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे अच्छा आज एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसमें लिख लो टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, तो दोनों को दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या लिखा है, ऑडिटर्स सेंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट एंश्योर दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन विद द क्लाइंट रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए एंगेजमेंट लेटर बनाया जाता है, या यूं कहो कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को क्लियर करा जाता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में। बताओ यारो, क्या आपको समझ में आया कि क्या आता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की? ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। एक तो परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरा इवेल्युएटिंग कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और तीसरा एस्टेब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। अब आ जाते हैं अपन किस पर, पॉइंट नंबर 10 पर। क्या लिखा है सर कि प्लानिंग एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्ट्रेटेजी बनाना और एक प्लान डेवलप करना। ठीक है, तो जनरल बात हो गई। मेन है 11 से, क्या लिखा है सर, स्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्टेंस फॉर द ऑडिटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऑडिट स्टार्ट करने के पहले आप एक अच्छी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे आपको बताने हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको बताना है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि इससे क्या असिस्टेंस मिल जाता है ऑडिटर को, मतलब वही बात है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स बताना है। ध्यान से सुनना, कोर कंटेंट स्टार्ट होने वाला है ना। तो क्या लिखा है सर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक सेकेंड, सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम बेसिकली हम तीन चीज़ें फिक्स करते हैं, सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें सर? स्कोप, हमें ऑडिट में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड करते हैं। टाइमिंग, कब तक पूरा ऑडिट खत्म करना है, कब कब रिपोर्ट्स देना है, ये सब बातें। डायरेक्शन, जब हम ओवरऑल ऑडिट करेंगे तो हमें कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखना है कि हमारा ऑडिट सही डायरेक्शन में जाए, ढंग से ऑडिट हो जाए। ठीक है, तो OAS के अंदर तीन चीजें आती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तीन चीजें सेट कर देता है और गाइड कर देती है ये स्ट्रेटेजी कि आप अब इसके हिसाब से आगे डिटेल्ड ऑडिट प्लान बना सकते हो। तो स्ट्रेटेजी एक बार बन जाएगी तो उस स्ट्रेटेजी में जो बातें आपने डिसाइड करी है उनको ध्यान में रख के आप आगे का डिटेल्ड ऑडिट प्लान बना सकते हो। क्या ये क्लियर है? ओके सर, अब अपन डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे होंगे स्ट्रेटेजी बनाने के। तो पहला बेनिफिट क्या दिख रहा है, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से रिसोर्सेस किस एरिया में लगाने हैं, या यूं कहो कि किस एरिया में कौन से रिसोर्सेस लगाने हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हाई रिस्क एरियाज पर लगाना है, तो आपके पास जो टीम है उसमें से किन लोगों को, किन रिसोर्सेज को, देखो अपनी टीम क्या है, अपने लिए एक रिसोर्स है भाई, मैं और मेरी टीम जो है, मेरी टीम मेरे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। तो मेरी टीम के कौन से मेंबर्स को किन एरियाज पे लगाना है ये डिसाइड हो जाएगा ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को कहाँ लगाऊंगा, रिस्क एरियाज पे, ये एग्जाम्पल है। फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कितने रिसोर्सेज कहाँ लगाना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जैसे कि नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटेरियल लोकेशंस। तो ऑब्वियसली जहाँ पर इंपोर्टेंट एरियाज होंगे, जो इंपोर्टेंट एरियाज होंगे वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगाऊंगा, और जो लेस मटेरियल एरियाज हैं वहाँ पर कम मेंबर्स लगाऊंगा। ठीक है,
इन्होंने जो एग्जांपल लिखा है उसमें लिखा कि भाई अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारी मटेरियल इन्वेंट्री रखी हुई है तो वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज भेजूंगा काउंटिंग को चेक करने के लिए। और अगर कहीं पर बहुत लेस मटेरियल टाइप की इन्वेंट्री रखी है तो ठीक है, आप वहाँ पर कम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। फिर व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब रिसोर्सेज लगाने हैं? एट इंटरिम ऑडिट स्टेज और एट की कट ऑफ डेट्स। यार आपके पास जो खास रिसोर्सेज हैं, जो स्पेशल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, यहाँ पर रिसोर्स का मतलब आप मानो ह्यूमन रिसोर्स है ना। एक ऑडिट फर्म के लिए रिसोर्स क्या है? मेनली तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। तो रिसोर्सेज कब लगाना है? इंटरिम ऑडिट स्टेज, मतलब देखो आप कब लगा सकते हो? ऑडिट के दौरान आप कभी भी लगा सकते हो। तो आप सोच लो कि हम बीच बीच में बुलाएंगे क्या, या एक फिक्स पीरियड के लिए बुला लेंगे क्या, या एंड में बुला लेंगे, या शुरुआत में और एंड में बस बुला लेंगे। ये आपको डिसाइड कर पाओगे अगर आप स्ट्रेटेजी ढंग से बनाओगे तो स्ट्रेटेजी में ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है कि कब बुलाना है, कुछ स्पेसिफिक डेट्स को बुलाना है या कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बुलाना है, ऐसी सब चीज़ें है ना। फिर हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, स्ट्रेटजी में हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको फाइनली कैसे मैनेज करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है। फिर व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, कब कब मीटिंग करनी है कि सबको बुलाओ, उनको समझा दो ये करना है। फिर एक डी ब्रीफिंग की मीटिंग, मतलब वापस सबको बुलाओ कि जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्या इशूज आए, ऐसा कुछ। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ गया? नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस आ गए, है ना। नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस आ गए। नेचर मतलब कौन से रिसोर्सेस कहाँ लगाना है, कौन से रिसोर्सेस कहाँ लगाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस टीम मेंबर को रिस्क एरियाज में लगाना है। टाइमिंग, कौन से रिसोर्सेस कब लगाना है। एक्सटेंट, कहाँ पर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा लगाना है, कहाँ पर कम लगाना है। रिस्की और इंपॉर्टेंट एरियाज में ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज लगाना है और वाइस वर्सा। याद रहेगा, एकदम फ्री के 4 नंबर मिल रहे हैं। और फाइनल पॉइंट क्या था कि इन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज करना है, ये भी स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड हो जाता है। और इस वजह से आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि अब आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर आप अच्छा ऑडिट करना चाहते हो, एफिशिएंट इफेक्ट ऑडिट करना चाहते हो, तो यार रिसोर्सेज का ढंग से यूज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो बढ़िया काम हो जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर देखो, जो 12th नंबर की हेडिंग है, ये है, समझ लो इस चैप्टर की जान है ये। अगर ये हेडिंग कर ली तो बाकी इस चैप्टर में कहीं पर कोई इशू है नहीं। सबसे बड़ी हेडिंग यही है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अपन बस ये हेडिंग पढ़ेंगे, इसके बाद का चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ताकि बहुत भारी ना हो। इतना सुनने के बाद एक बार आप खुद से पढ़ना आराम से। डाउट हो तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है ना। मैं मजबूर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, एक लिमिटेड टाइम में ही मुझे बोलना है। तो अलग से कुछ आपको दिक्कत है तो आप अलग से पूछ सकते हो, है ना। क्या लिखा है? फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखना है? सिंपल, स्ट्रेटजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखना है। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 5। 5 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। उस एंगेजमेंट, जो ऑडिट एंगेजमेंट आपके पास आया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है ताकि आप डिसाइड कर सको अपने ऑडिट का स्कोप, ठीक है। अभी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यार अपन ने पढ़ा था ना, अभी क्या पढ़ा था अपन ने कि जब स्ट्रेटजी बनाते तो उसके अंदर 3 चीजें डिसाइड करते हैं। स्कोप, तो देखो स्कोप की बातें हुई हैं, टाइमिंग की बातें हुई होंगी इसमें, है ना, ये वाला टाइमिंग से रिलेटेड हो जाएगा। और एक और क्या है आपका? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वाला पॉइंट भी इसके अंदर आ जाएगा, ये देखो डायरेक्टिंग वाला, है ना। तो वही बातें सब आ जाएंगी। देखो तो क्या लिखा है सर? 5 फैक्टर कंसिडर करना है। पहला फैक्टर क्या दिख रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। तो स्ट्रेटजी के अंदर हमें डिसाइड करना है कि हमारी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, हमें ऑडिट में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर स्कोप जानना है कि हमें क्या ऑडिट में करना है और क्या नहीं करना है, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। वो एंगेजमेंट में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझना पड़ेगा। कौन से नियम कानून अप्लाई होते हैं, कौन सा एफआरएफ अप्लाई होता है, ऐसी कुछ बात है, अपन डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट। कब तक रिपोर्ट बनाकर देना है, कब कब रिपोर्ट देना है, कब कब मीटिंग करना है, ये सब बातें यहाँ आ जाती हैं। फिर कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो बहुत जरूरी है एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन देने के लिए। मतलब जब मैं अपने एंगेजमेंट टीम को बताऊंगा कि यार
मान लो ये फलाना ऑडिट आया और हमें ऑडिट करना है, तो मैं जो खास खास, हर चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, खास खास जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं वो तो मैं बताऊंगा ना, ताकि मेरी टीम बेहतर डायरेक्शन में जा सके। जैसे आज मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़्यादा रिस्क की हैं, ये कम रिस्क की हैं, तो उस हिसाब से आपके फिर एफर्ट्स बहुत बढ़िया डायरेक्शन में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया आप इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे, है ना। फिर कंसिडर द रिजल्ट ऑफ PEA एंड नॉलेज गेन्ड ऑन द अदर एंगेजमेंट। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी बनाते समय जो पुराने ऑडिट्स में आपने नॉलेज गेन करा है, एक्सपीरियंस गेन करा है, उसका भी यूज़ करना है ना। और फाइनली अ सर्टेन नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। मतलब आपको स्ट्रेटजी के अंदर ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा। अभी तो पढ़ा, अब नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज आप डिसाइड कर लोगे, तो इसलिए तो देखो आप पूरे के पूरे जो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी है वो इसी पर तो फोकस्ड है। ठीक है ना, बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है। 5 फैक्टर हमें कंसिडर करने हैं। 3 क्या है सर, एक स्कोप से रिलेटेड पहला पॉइंट है, टाइमिंग से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, कब तक ऑडिट खत्म करना है ना, टाइमिंग, और डायरेक्शन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है। बाकी के 2 कैसे याद रहेंगे सर, बाकी ये 2 अपन ने शुरुआत में पढ़े ना, एक तो PEA प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसलिए वो ध्यान रहेगा, और दूसरा नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या है एडवांटेज ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी है ना, तो वो भी ध्यान रहना चाहिए। वैसे ना अब ऐसा क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है। अब इनमें से किसी एक पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, नोट लिखा है एक, और वो नोट क्या है, रेफर ऐसे 299, उसमें क्या लिखा है, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ज्वाइंट ऑडिटर सेल डेवलप अ ज्वाइंट ऑडिट प्लान, इन डूइंग सो ऑडिटर सेल कंसिडर सम फैक्टर्स। तो आप 299 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि ज्वाइंट ऑडिटर जब ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ फैक्टर को कंसिडर करेंगे, तो वो फैक्टर यही है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है अगर आप ऐसा हर जगह करते हो, याद दोबारा से नहीं करना पड़ेगा ना। अब वहाँ पर भी आएगा तो यही लिख देंगे ना, नहीं तो आप कनेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या यार, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही नहीं लगा रहे हो क्या, मतलब ऑडिट पढ़ने का, समझा कि नहीं। ओके, तो ये तो रेफरेंस दिया है। अब एक एक पॉइंट पर बातें करना शुरू करते हैं। राइट, तैयार हैं आप? ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। तो स्ट्रेटेजी जब मैं बनाने बैठा हूँ तो मुझे उस एंगेजमेंट के टाइप को समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे ऑडिट में करना क्या क्या है। स्कोप तो डिसाइड करना पड़ेगा यार, स्ट्रेटेजी के अंदर मुझे डिसाइड करना है कि ऑडिट में क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा है सर इसमें, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, ओनली अ वेल डिफाइंड स्कोप कैन लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। अरे भाई, स्ट्रेटेजी तो तभी अच्छी बन पाएगी ना जब आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। आप बताओ, मैं आपको बोल दूं सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी बना लो आपकी, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कैसे आप तैयारी करोगे सीए फाइनल की, तो आप पूछोगे नहीं कि सर पहले ये तो बता दो पढ़ना क्या क्या है, उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ऐसे ही तो ऑडिट में होता है, पहले ये तो बताओ करना क्या क्या है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, है ना। ठीक है, देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइनिंग इट्स स्कोप। ठीक है, एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके हिसाब से स्कोप डिसाइड होता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अब समझ में आएगा। मेनली नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड, आप पता करो कि एंटिटी किन किन चीज़ों में डील करती है, क्योंकि जो जो चीज़ें वो डील करती है उनमें से कुछ चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी, कुछ ईजी होंगी, कहीं पर एक्सपर्ट की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, ये तो ऐसे डिसाइड होगा ना कि सामने वाला करता क्या क्या है। सामने वाला जितने सेगमेंट में डील करता होगा उतने सेगमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, ऑब्वियसली जो क्लाइंट कर रहा होगा, जिन जिन सेगमेंट में वो डील कर रहा होगा वो सब सेगमेंट मुझे चेक करने पड़ेंगे, और कुछ सेगमेंट में तो मुझे एक्सपर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे हो सकता है उसमें एक्सपर्टाइज नॉलेज ना हो। सो क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, मुझे ये भी देख लेना है कि यार कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा चेक, तो क्या एक्सपर्ट लाना पड़ेगा, तो वो भी विचार कर लूंगा मैं, है ना, ऐसा। फिर दूसरा क्या है सर, एप्लीकेबल एफआरएफ। यार मुझे ऑडिट में क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो एफआरएफ पे डिपेंड करेगा ना। क्यों सर, अगर किसी पर कंपनी एक्ट अप्लाई होता होगा, मतलब अगर कोई कंपनी होगी तो उस पर कंपनी एक्ट लगता होगा, तो ही मुझे कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट चेक करना है, अदरवाइज क्यों करना है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑडिट कर रहा हूँ, क्या मुझे ये चेक करना है कि वो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्कोप में आ ही नहीं रहा है ना, उस पर कंपनी एक्ट अप्लाई ही नहीं होता है, वो तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपन जानना चाह रहे हैं। तो पहला, किन किन चीज़ों में डील करती है
सामने वाली एंटिटी। दूसरा, कौन सा एफआरएफ उसके ऊपर अप्लाई होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यार अगर जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है तो बैंक्स पर तो आरबीआई की नॉर्म्स चलते हैं। अब आरबीआई इसकी नॉर्म में क्या हो सकता है कि एनपीए की प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी नॉर्म्स हैं, बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उनकी अलग से, तो वो सब भी मुझे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो एंटिटी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका नॉर्मल मीनिंग ये है यार कि अगर आपने पिछले साल में कोई चीज़ चेक करी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर इंटरनल कंट्रोल चेक करी थी किसी पर्टिकुलर एरिया में और आपने पाया कि इंटरनल कंट्रोल बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस बार आप क्या कर सकते हो, आप पिछले बार की जो एविडेंस आपने कलेक्ट करी है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उन्हीं एविडेंस को आप इस बार यूज कर सकते हो और इस बार वो वाले एरिया के इंटरनल कंट्रोल आप चेक नहीं करोगे बल्कि किसी और एरिया के इंटरनल कंट्रोल चेक कर लोगे। तो देखे ना, इस बार मुझे क्या करना है ऑडिट में, क्या नहीं करना है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ों के रिगार्डिंग मेरे पास पिछली बार के सबूत रखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को इस बार आगे कंटिन्यू कर लूंगा। क्योंकि यार देखो ऑडिट में हम हर चीज़ तो चेक कर नहीं पाते, तो हम कई बार क्या करते हैं कि इस साल कुछ और चीज़ों पर फोकस कर लिया, अगले साल थोड़ा चीज़ें बदल दी और नई चीज़ों पर फोकस कर लिया, ऐसे करके हम हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं ओवर द ईयर्स, है ना। तो एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, पिछली बार के एविडेंस भी मुझे ये डिसाइड करने में हेल्प करें कि इस बार मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पिछली बार का एविडेंस रखा है कि पिछली बार के कंट्रोल्स किसी एरिया के अच्छे थे, तो इस बार के ऑडिट में शायद मुझे वो कंट्रोल चेक नहीं करने पड़ेंगे एक तरीके से ऐसा, और कंट्रोल्स वीक मिले होते तो उसका एविडेंस रखा होता तो फिर शायद इस बार मैं देखता कि यार चेक कर लूँ कि इन लोगों ने ठीक करे कि नहीं करे वो कंट्रोल्स, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर का, है ना। फिर असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग, समझ रहे हो, मैंने बोला था ना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या डिसाइड करती, 3 चीजें, स्कोप हो गया ये वाला, टाइमिंग देखो ये अपन पढ़ने वाले, एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या बोलूं, डायरेक्शन बोलना चाहिए ना, एसटीडी। ठीक है, तो असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर देखो हमें क्या समझना है, देखो हेडिंग क्या है, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट। तो भाई इसमें हमें टाइमिंग ऑफ ऑडिट डिसाइड करनी है, टाइम टेबल ऑफ ऑडिट डिसाइड करना है, कब तक ऑडिट खत्म करना है, कब कब रिपोर्ट देनी है, कब फाइनल रिपोर्ट देनी है, कब कब कम्युनिकेशन करना है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से, ये सब बातें इसके अंदर आ जाती हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा है, द असर्टेनिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, अगर आपको पता चल जाए कि आपको कब कब रिपोर्ट देना है, कब फाइनल रिपोर्ट देना है, तो उससे क्या हेल्प मिल जाएगी आपको, आप प्लान कर पाओगे अपने टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। भाई जितना टाइम होगा रिपोर्टिंग का उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी बाकी सारी प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। भाई कब तक रिपोर्ट देना है उस हिसाब से, जैसे आप बताओ आज आप कब आपका एग्जाम है उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करते हो, अगर एग्जाम का डेट चेंज हो जाए तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या करना है सर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है ना। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग, सबसे पहले आपको एक मीटिंग बुलानी है किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, उस मीटिंग में क्या करना है आपको, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस करना है। मैंने बोला था कि क्या हम मैनेजमेंट से प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस कर सकते हैं, आंसर इज यस, बस आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस रिड्यूस ना हो, अफेक्ट ना हो, है ना। बाकी उनको बताना तो पड़ेगा कि आप कब कौन सी लोकेशन पे ऑडिट करने जा रहे हो, तभी तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे। आप सरप्राइज देने जाओगे, आपको सरप्राइज मिल जाएगा, वो लोकेशन ही बंद होगी और आप पहुंच जाओगे वहां पर, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले एक मीटिंग बुलाना है, उसमें डिस्कस करना है कि नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क क्या होगा। ठीक है, अब मीटिंग बुला ली, उस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, कब मुझे रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट बनाकर देना है, कब कब रिपोर्ट्स देनी है, ये पूरा टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा। और क्या डिसाइड हो जाएगा सर, डिस्कशन कर लेंगे हम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, हम पूछेंगे कौन कौन सी टाइप की रिपोर्ट्स आपको चाहिए, कब कब आपको रिपोर्ट्स चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है सर, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या है सर, फोर्थ पॉइंट में क्या है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट। हम इस मीटिंग में जो हमने बुलाई है, देखो याद करने का तरीका भी है, हमने पहली मीटिंग बुलाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग बुला ली, उसमें क्या डिस्कस करा, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। ठीक है,
ये डिस्कशन हो गया मैनेजमेंट से। उसी मीटिंग में हमने एंटिटीज टाइम टेबल डिसाइड कर लिया फॉर रिपोर्टिंग, कब तक हमें रिपोर्ट बना कर देनी है डिसाइड कर लिया। फिर हमने डिस्कशन में और क्या कर लिया, हमने पूछ लिया कौन कौन से टाइप की रिपोर्ट्स हमें देनी है, कब कब वो रिपोर्ट्स देनी है ना, ऐसा। फिर हमने डिस्कशन कर लिया, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। पूरा ऑडिट के दौरान कब कब ये बताने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना होगा कि स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क क्या चल रहा है, मतलब कितना हो गया कितना बचा है। तो इसके रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन होगा वो कब कब होगा, तो स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस कब कब होंगे ये भी यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के अंदर डिसाइड। ठीक है, अब एक मीटिंग मुझे अपने मेंबर्स के साथ भी बुलानी है। उसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म। तो मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा, उसके साथ मीटिंग करूंगा और उसमें ये सब चीज़ें डिसाइड करूंगा कि अपन कब कब मीटिंग करने वाले हैं, कब कब रिव्यू, मतलब जो काम आप लोग करोगे उसको रिव्यू करने के लिए कब कब मीटिंग बुलाएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हो गया रिपोर्टिंग, असरटेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको एक फैक्टर ये भी कंसिडर करना होता है कि कब आपको रिपोर्ट देना है, कब कब कम्युनिकेशन करना है, ये सब स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड होता है ना। फिर फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब बताओ, अगर आप अपनी टीम को डायरेक्शन दे रहे हो, आप अपनी टीम को बता रहे हो कि काम कैसे करना है, तो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्पफुल रहेंगे डायरेक्शन देने में, कब एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स और बेहतर आउटकम क्रिएट करेंगे, जब आप उनको अच्छे से चीज़ों को डायरेक्ट करोगे, समझाओगे। तो डायरेक्शन देते समय कौन से फैक्टर ध्यान में रखना है वो यहाँ पर बताया है। ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, इनफैक्ट A+ है। द ऑडिटर नीड टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। ओबियसली मैं अपनी टीम को क्या बताऊंगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स उनको अच्छे से बता दूंगा ताकि उनके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जाएं। जैसे कि मैं आपके लिए टीचर हूं, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ सुनो बेटा चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुमको ज़्यादा टाइम देना तो चैप्टर 2 पर दो, चैप्टर 3 बहुत बड़ा है पर उसका जो वेटेज है वो उतना नहीं है, तो क्यों ना ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इस पर फोकस करो, ऐसे ही तो वहाँ पर होता है ना। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स। ओबियसली मैं क्या चाहूँगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा टाइम कहाँ पर दें, जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑडिट में मैं क्या चाहूँगा कि मेरी टीम कहाँ पर ज़्यादा फोकस करे, कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगाए, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उन पर। अब एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वो कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हो सकते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैं अपनी टीम को बताऊंगा। पहला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। मतलब सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगा कि कंट्रोल्स पे रिलाई करना है कि नहीं करना है, और ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे। आप बताओ यार, अगर आप किसी बैंक का ऑडिट करने गए हो तो नॉर्मली आपको क्या लगता है कि आप सारी चेकिंग सब्सटेंटिव चेकिंग से कर सकते हो, हर चीज़ में पूरी किताबें चेक कर लोगे, कि अकाउंट चेक कर लोगे, इम्पॉसिबल है ये तो अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी टीम को क्या समझाऊंगा कि यार तुम लोग इंटरनल कंट्रोल से फोकस करो, इंटरनल कंट्रोल चेक करो। अगर इंटरनल कंट्रोल सही होंगे तो वैसे भी हम कम चेकिंग से काम चला पाएंगे, और हाँ अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे तो फिर मजबूरन हमको थोड़ा जितनी पॉसिबल है उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा करने की कोशिश हम करेंगे, ऐसा ज़्यादा चेकिंग करेंगे फिर हम। तो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना है या नहीं करना है, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। देखो अच्छा सोचो, अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम रहे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट कंपनी का, अब वहाँ पर पता चला साल भर में टोटल 40 ट्रांजेक्शन ही हुए, तो अब उस कंपनी में जहाँ 40 ट्रांजेक्शन टोटल हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है 40, तो आप ना भी करो इंटरनल कंट्रोल चेक तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर लो। लेकिन बैंक में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको कंट्रोल्स को चेक करके ही आगे के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली सब्सटेंटिव चेकिंग पर जा ही नहीं सकते हो। तो पहले अपनी टीम को बता दिया कि यार देखो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, कंट्रोल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जहाँ पर कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग मिलेंगे वहाँ पर कम चेकिंग करेंगे, और जहाँ पर कंट्रोल्स वीक मिलेंगे वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग करेंगे, ऐसा। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी एफआरएफ सच एस चेंजेस इन एएस। मैं अपनी टीम को बता दूंगा सुनो इस बार ना वो फलाना एएस नया आ गया है, या फिर किसी एएस में नया चेंजेस हो गया, जैसे एएस 10 में बीच में हुआ था, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैं बता दूंगा ताकि मेरी टीम ध्यान रखे। अगर मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताऊंगा तो यार फिर कैसे, मतलब वो तो कुछ तो भी करते रहेंगे, पता चला पुराने एएस के हिसाब से चीज़ें चेक कर ली, है ना। फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सच एज
चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी होगी, तो हो सकता है ट्राई ने कोई नई चीज़ें इशू कर दी हो, नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बता दी हो कि ये डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे, ये भी करना पड़ेगा। बैंकिंग इंडस्ट्री में आरबीआई बोल सकता है कि अब से आपको ये भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये नॉर्म्स भी कंप्लाई करने पड़ेंगे, ये सर्कुलर भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर कुछ ऐसा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ है तो मैं वो भी अपनी टीम को बता दूंगा, ठीक है ना। डन। फिर क्या लिखा है सर, अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट, जैसे कि चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। अगर कोई लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है तो वो भी मुझे अपनी टीम को बताना पड़ेगा ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सके, अच्छा ऑडिट कर सके। तो लीगल एनवायरनमेंट में चेंज मतलब, अब जैसे समझो इसमें देखो ग्रीन पेन से मैंने क्या लिखा है, कोई नया एक्ट आ गया जो एक्ट पहले था ही नहीं और वो एंटिटी पर अप्लाई हो रहा है, तो लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। या फिर एक्ट तो एग्जिस्टिंग है लेकिन उसका यूज़ अब आप पर, उसका एप्लीकेशन आप पर स्टार्ट हो गया। जैसे आज तक आप फॉरेन करेंसी में डील नहीं करते थे इसलिए फेमा नहीं लगता था, पर आप फॉरेन करेंसी में डील करने लगे हो तो आपको फेमा फॉलो करना पड़ेगा, तो लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें अपनी टीम को बतानी पड़ेंगी, तब जाके उनके एफर्ट सही डायरेक्शन में जाएंगे। 4 चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफ आर एफ, फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट और अदर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट डेवलपमेंट, जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना, राइट। और आगे बढ़ते हैं सर, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ पीईए एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय एंगेजमेंट टीम फॉर द एंटिटी इज रेलिवेंट। क्या मतलब हुआ, सिंपल है यार, वो ये कह रहे हैं कि जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपको प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के रिजल्ट भी कंसिडर करने हैं, और स्पेशली आपने पुराने ऑडिट्स में आपका क्या आपको मैटर्स मिले, क्या चीज़ें आपने सीखी देखी, उनको भी यूज़ करना है। तो ये तो कितनी सिंपल बात है यार। अगर आज मैंने 50, 100, 200, 500 ऑडिट करे हैं, अब कोई नया ऑडिट मेरे पास आएगा तो जो मैंने पुराने या सिमिलर ऑडिट एंगेजमेंट में सीखा है उसका यूज़ नहीं करूँगा, आज स्ट्रेटेजी बनाने में करूँगा ना। ऑब्वियसली इंटर में जो तुमने सीखा होगा उसी के आधार पे तो तुम फाइनल की स्ट्रेटेजी बनाओगे, है ना। ऐसा, तो क्या लिखा है, कंसिडरिंग रिजल्ट ऑफ पीईए एंड नॉलेज, मेनली आप अपन इस पर फोकस रहेंगे, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट इज हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग साउंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है तो जो भी तुमने सिमिलर एंगेजमेंट में सीखा है, नॉलेज लिया है, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व एवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस देम। क्या मतलब हुआ, हम इस साल की ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हम लास्ट ईयर की भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ईयर की ऑडिट के जो रिजल्ट थे, लास्ट ईयर मैंने कंट्रोल्स चेक करे थे, मैंने पाया था कि कंट्रोल्स वीक हैं, मैंने उनको बताया भी था, तो मैं उस हिसाब से भी तो इस साल की स्ट्रेटेजी में ध्यान रखूंगा ना। तो मैं ये भी देखूंगा कि क्या उनने वो कंट्रोल्स ठीक कर लिए हैं क्या, अगर कर लिए होंगे तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अगर वो कंट्रोल्स उन्होंने अभी भी ठीक नहीं करे होंगे तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो लास्ट ईयर की ऑडिट में मैंने कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करा था, ठीक है ना। अब मुझे उनमें कोई कमी मिली थी तो अब मैं चेक करूंगा क्या उन्होंने ठीक कर लिया है, कमियों को ठीक कर लिया होगा तो उस हिसाब से इस बार की स्ट्रेटेजी बनेगी। मतलब फिर इस बार मैं उस एरिया पे ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोल्स को ठीक कर लिया है। और अगर कंट्रोल्स को अभी भी ठीक नहीं करा है, अभी भी वो वीक है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी। मतलब मैं उस एरिया पर अभी भी ज़्यादा फोकस रखूंगा क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। The manner in which the auditor emphasizes to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence। किस तरीके से, एक सेकंड, हाँ, तो किस तरीके से आप अपनी टीम के लिए, किस तरीके से आप अपनी टीम के लिए बताते हो कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एटीट्यूड को मेंटेन करना है, क्वेश्चनिंग माइंड को रखना है, ये सब चीज़ें आप किस तरीके से समझाते हो, ये भी मैटर करेगा स्ट्रेटजी बनाते समय। यार देखो, जैसे कि आपने अपनी टीम को बताया कि यार हो सकता है कि ये लोग क्या करें, असेट की लाइफ को ज़्यादा ले लें। ये लोगों ने क्या करा था लास्ट ईयर ना, असेट की लाइफ को इन्होंने बढ़ा दिया था ताकि डेप्रिसिएशन कम आए और इसलिए इनका प्रॉफिट ही बढ़ा सकें, ऐसा इन लोगों ने करा था लास्ट ईयर। तो ना तुम लोग ना अलर्ट रहना, तो मैंने बाय एग्जाम्पल आपको समझाया कि आपको क्या ध्यान, मतलब क्या क्या ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो इससे ना आप एक अच्छे लेवल का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज फिर कैसे होगा, तो जब मैं ऐसी चीज़ें बता दूंगा आपको तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी ना। मैं आपको बाय एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा
जैसे मैंने बता दिया, ये लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पर रेवेन्यू को ना ओवर स्टेट करते हैं, फेक सेल्स को बुक करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने बताई आपको कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या फिर क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड मेंटेन करना है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प आएंगी ना, स्ट्रेटेजी बनाने में भी मदद मिलेगी ना, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर ऐसे एरियाज पे हम एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को लगाएंगे। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आ सकती हैं। हालांकि इसके आने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ही बहुत कम लिखा है। ये वाले पॉइंट जो ऊपर के थे ये ज़्यादा मेरे हिसाब से काम के थे। लास्ट पॉइंट में तो बहुत ही जनरल बात लिखी है, असर्टेन द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ध्यान से, जब आप ऑडिट करने के पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। मेन तो यही है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनको कब यूज़ करना है, कहाँ पर कितना यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड करनी होती हैं। इसी हिसाब से तो अपन ने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर बताया है जैसे कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को आप रिस्क एरियाज में यूज़ कर सकते हो, है ना, आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर आ जाती, तो मेरे हिसाब से ये भी एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी सी बात लिखी है तो कैसे पूछेंगे वो, है ना। तो बहुत ही जनरल बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर 5 फैक्टर हैं जो आपको स्ट्रेटजी बनाते समय ध्यान में रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, ताकि आप क्या डिसाइड कर सको, स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड कर सको। दूसरा क्या है, असरटेनिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, ताकि आप टाइमिंग डिसाइड कर सको। तीसरा, फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करना दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। फोर्थ, कंसिडर द रिजल्ट ऑफ पीईए एंड, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिया है इन दी प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स या सिमिलर ऑडिट एंगेजमेंट्स। और फाइनली, असर्टेन नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म दी एंगेजमेंट। रिसोर्सेज को कब कैसे कितना यूज करना है, ये भी स्ट्रेटेजी के अंदर ही डिसाइड करना होता है। ऐसा बोलो। अब इसके आगे का पोर्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, डन। चलो टाटा बाय बाय। इसको अच्छे से एक बार खुद से पढ़ना, क्योंकि बेटा 12 नंबर का चैप्टर है, सुन लिया समझ लिया, अब इसको खुद से आपको अच्छे से पढ़ना है। दिक्कत हो तो बेटा ऑडियो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, आप वो भी सुन सकते हो, उसमें बहुत शायद काफ़ी डिटेल में है उसमें। और अदरवाइज भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो मैं हूँ, है ना। ओके।